ओम शांति। आज हम सभी आपस में विशेष इस बात पर रूह रिहान करते हैं कि बाबा ने इस गाडली यूनिवर्सिटी की हमको डिग्री कौन सी दी है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है। तो इस हमारे राजयोग या गाडली यूनिवर्सिटी कहो, न्यारी यूनिवर्सिटी कहो, इसकी डिग्री क्या है आप सबको मालूम है? इसकी डिग्री कौन सी है? हाँ? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न, देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण हंसक, ये सारी हमारी डिग्री है। तो अभी आज इस पर सोचते हैं कि जो हमारी ये डिग्री है उसमें जो विशेष बातें हैं, पहले तो है सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण हंसक, ये 5 बातें हैं। अभी इन 5 बातों की जो हमको इस यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है, उसमें से हमने इन 5 ही बातों के ऊपर कितना अटेंशन दिया है, क्योंकि ये सब चाहिए बातें। अगर एक भी बात में कमी होगी, पुरुषार्थी ही रह जाएंगे, इसमें धारणा स्वरूप नहीं बनेंगे। तो बाबा ने सुनाया था कि कमी की निशानी तीर कमान और संपूर्णता की निशानी मुरली। श्री कृष्ण को मुरली दिखाते हैं और श्री राम को तीर कमान दिखाते। वैसे दोनों ही देवता है, कहते उसको भी देवता है, उसको भी देवता है, लेकिन वो तीर कमान वाला है और वो मुरली वाला है, फर्क है। वो 16 कला है, वो 14 कला है। तो तीर कमान क्यों दिखाया है? वैसे तो अगर त्रेता युग में भी कहें, हमारे गोल्डन एज में, तो कोई तीर कमान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तीर कमान की निशानी क्यों दिखाई गई है, तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो तीर कमान जो है ना, वो है युद्ध की निशानी। तो जो संपूर्ण नहीं बनता है इन 5 ही बातों में, अगर हम संपूर्ण नहीं बनते हैं और युद्ध करते करते ही शरीर छोड़ देते हैं मानो, तो ये युद्ध करते शरीर छोड़ने की निशानी जो है वो चंद्रवंशी तीर कमान वाला बन जाता है। और जो संपूर्ण बन जाता है, तो बाबा ने कहा ये जो नाचना है, एक तो सत बन गया, संपूर्ण बन गया, तो उसकी निशानी जो है वो मुरली जो है, उसमें आप देखेंगे मुरली का साज सुनने से ही
जो बजाता है वो भी मन नाचता है उसका, और जो दूसरा सुनने वाले भी होंगे ना, मुरली बजेंगी, अगर अच्छी ढंग से कोई मुरली बजावे तो आप देखेंगे आपको डांस नहीं भी करने आवे ना, तो भी आपके बैठे बैठे भी हाथ पांव चलेंगे, क्योंकि मुरली है ही खुशी में नचाने की साधन। तो संपूर्ण बनने की निशानी है खुशी में नाचना, इसलिए उन्होंने मुरली सुन दी है। और युद्ध करते करते अगर कोई शरीर छोड़ता है, यानी संपूर्ण नहीं बनता है, कोई भी कला कम है, परसेंटेज कम है, तो उसकी निशानी जो है वो तीर कमान दिखाए, युद्ध की निशानी। तो हमको क्या बनना है? अगर बाबा हाथ उठाते हैं तो कोई भी श्री राम बनने के लिए हाथ नहीं उठाता। आप में से कोई राम बनने चाहता है? हाँ? राम बनेंगे? नहीं। त्रेता का राम बनेगा कोई? कृष्ण? हाँ। नो कि यस? नो, नो राम। अच्छा है। तो अगर राम नहीं बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण बनना पड़ेगा। और संपूर्ण बनने में भी विशेष जो है वो हमको इन 5 ही बातों के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ संपूर्ण अहिंसा के ऊपर कुछ क्लास चली है आपकी। अहिंसा किसको कहती है? या मुरली चली है? दादी ने मुरली में सुनाया था डबल अहिंसा। तो इसका सार तो आप सुनते हो, एक एक की परिभाषा तो बहुत लंबी है, 5 टॉपिक के ऊपर 5 क्लास हो सकती है। लेकिन आज हम जो इन डिग्री में विशेष जो है 16 कला संपन्न कहते हैं। तो 16 कला संपन्न कौन, कैसे, क्या कहें? कलाओं के नाम तो मैं नहीं एक एक बोलूंगी, लेकिन टोटल सार में जो बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनो। अगर 16 कला आ जाएंगी तो सर्व गुण भी आ जाएंगे। कनेक्शन है। एक बात में अगर हम संपूर्ण हो गए, मानो सर्व गुण संपन्न भी हम हो गए, तो सर्व गुण संपन्न में 16 कला भी आ जाएंगी। और अगर 16 कला संपूर्ण हो गए तो सर्व गुण आ जाएंगे, संपूर्ण हंसक हो जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे। ये सबका एक दो से कनेक्शन। तो 16 कला तो बाबा ने एक बारी सुनाया था। तो वैसे 16 क्यों कहते हैं? वैसे इंडिया में पहले जो रुपया होता था ना, तो उसमें 16 आना होता था। 16 आना माना पूरा रुपया। इसीलिए भाषा में कभी भी किसको कहते थे ना, जैसे मानो कोई मेरे को इस बात पर पूरा फेथ है, तो आप लोग कहेंगे ना 100%। इसी रीति से यहाँ इंडिया में पहले यही कहते थे 16 आना पक्का, यानी फुल फेथ की निशानी जो है वो ये 16 आना कहते थे। आप लोग 100% कहते। तो 16 कला यानी संपूर्ण, कोई भी कला कम नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, अष्ट शक्तियों का हमारा चित्र बना हुआ है, तो कोई अष्ट शक्तियां 8 नहीं है, लेकिन निमित्त मात्र मुख्य 8 दिखाई गई है ना, उसमें सभी आ जाती हैं। इसी रीति से 16 कला
संपन्न का अर्थ है कि कोई भी कला कम नहीं हो, सर्व हो। पहले 16 कहते थे, अभी सर्व कला संपन्न कह दो, बात एक ही। तो सर्व कला होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि 16 कला संपूर्ण तब हम बन सकते हैं। कलाएं माना विशेषताएं। समझो जैसे मिसला है कला, हम कहें भाई समय अनुसार हमें रमणीक बनने की और रमणीक बनाने की ये कला है। ऐसे समझो टाइम के प्रमाण। कला का भाव यही है कि जैसा समय हो, जैसा संगठन हो और जैसा ही वायुमंडल हो, उस अनुसार हम अपने को उसी प्रमाण एडजस्ट कर सकें, ये कला है। मानो वायुमंडल जो है वो रमणीक का चल रहा है और उसमें मैं कहूं नहीं, मैं तो अंतर्मुखी हूँ, मेरे को तो गंभीरता ही अच्छी लगती है, बस मेरे को ये नहीं, रमणीकता क्या है, ये कुछ नहीं, तो ये रंग है, ये कला नहीं। जैसा समय यानी राइट, रंग वाला नहीं, ऐसे नहीं कि क्लब में जाऊं तो क्लब जैसी हो जाऊं, वो रंग साइड नहीं लेकिन राइट जो ब्राह्मण जीवन की है, उस अनुसार जो है हमारे में बैलेंस होना चाहिए, रमणीकता का भी और गंभीरता का भी। लव भी हो, ला भी हो, जो बैलेंस की बातें हमारे को मिली हुई है, वो समय पर स्वरूप में आवे। एक होता है हमको बुद्धि में तो होता है कि भाई लव और ला दोनों होना चाहिए, लेकिन समय पर इस बैलेंस को मैं कार्य में लगा सकती हूँ, तो इसको कहेंगे इसमें कला है। अगर नॉलेज तक है, सिर्फ बुद्धि तक है, लेकिन टाइम पर मैं काम में नहीं लगा सकती उसको, टाइम बीत जाता है, पीछे मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसे करती या करता तो ठीक होता, ये ठीक नहीं हुआ। मन तो खाता है बाहर से, चाहे कुछ नहीं बोले, लेकिन मन तो खाता है ना। तो उसी प्रमाण बैलेंस को या ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकल समय पर स्वरूप में लाना, इसको कहते हैं कला। तो जैसा समय हो और बैलेंस तो रखना ही है हमको। कला में विशेषता दो चाहिए। एक, कोई भी कला दिखाने के लिए आप देखेंगे, स्थूल कलाएं भी दिखाने के लिए दो बातें होती है उसमें, एक बैलेंस और दूसरा मोल्ड होना। जैसे मानो आप सर्कस देखते हो, वो क्या है, सिर्फ कला है। तो दो कलाएं उसमें होती है, एक मोल्ड, बॉडी को मोल्ड करने की, और दूसरा बैलेंस की। तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी कलाएं दिखाई इन्होंने, लेकिन होता क्या है, सिर्फ ये दो चीजें होती। इसी रीति से हम कोई भी कला विशेषता अपनी दिखाने चाहते हैं या धारण करने चाहते हैं, तो इसमें दो बातें हमको धारण करनी पड़ेगी, एक बैलेंस की और दूसरी मोल्ड। तो अपने को समय प्रमाण मोल्ड कर सके और बैलेंस भी रख सके। मानो हमको रमणीक वातावरण है और रमणीक वातावरण में मुझे रमणीक बनना है, लेकिन मैं अपने को मोल्ड नहीं कर सकूं, बैलेंस नहीं रख सकूं, जो मैं रमणीक में इतना रमणीक हो जाऊं जो मुझे अंतर्मुखता ही भूल जाए, 2 दिन मेरा वही चलता रहे। मानो कल्चरल प्रोग्राम हम करते हैं, अभी उसमें हंसी का भी बहुत करते हैं, तो कल्चरल प्रोग्राम तो 10 बजे पूरा हो गया कल, लेकिन मानो हमको वही चलता रहे, इसने फलाने ने एक्ट बड़ी अच्छी की थी, ये ऐसे रमणीक होना चाहिए, क्या योग में शांति शांति में बैठ जाए।
इससे तो रमणीक प्रोग्राम अच्छा है ना। या किसकी एक्ट जो है रमणीक है, उस समय हमने एंजॉय किया, वो ठीक है। उस समय ऐसे भी नहीं वो हंस रहा है और मैं ऐसे ऐसे रोने जैसी शिकल करके बैठूं, तो वो रंग है। लेकिन टाइम पूरा हुआ, रमणीकता का पार्ट पूरा हुआ, और फिर योग का हो तो योग के टाइम मुझे वही रमणीकता खींचती रहे, तो ये बैलेंस है। और ये अपने को मोल्ड करने की शक्ति है। जिस समय जो पार्ट चला उस समय अपना वही स्वरूप हुआ, और पार्ट चेंज हुआ तो हमारा भी चेंज। इसको कहते हैं मोल्ड होने की शक्ति। और वैसे भी आप देखो, जो भी हम सेंटर पर रहते हैं या अपनी लौकिक जाप में जो भी संपर्क में आप आते हो, ब्राह्मणों से भी कनेक्शन में आते हैं और अज्ञानियों से भी कनेक्शन में आते हैं, तो उसमें भी सफल वही होता है जिसमें ये कला है बैलेंस की और मोल्ड होने। अगर बैलेंस नहीं रख सकता है अपने बुद्धि की, मानो कोई ने कुछ कहा हमको और हमारे बुद्धि का बैलेंस ऐसा हो जाएगा, बस क्यों कहा, कैसे कहा, ये क्या, ऐसे मानो चलता रहता है, तो उसमें ही संस्कार का टक्कर होता है। अगर मेरे को बैलेंस है, ठीक है इसने बोला, वो बोलने वाला बोल के चला जाएगा, उसको भूल भी जाएगा, और अगर उससे मैं पूछूंगी तो वो कहेगा मैंने कहा था क्या, मैंने जो आया विचार वो कह दिया, वो ऐसा कर देगा। लेकिन मैं उसको बीती हुई को पीटती रहूंगी, जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं सांप तो चला गया लेकिन लकीर को पीटते ही रहेंगे, तो वो व्यर्थ, उसमें व्यर्थ बहुत चलता है, और व्यर्थ टाइम भी जाता है, व्यर्थ एनर्जी भी जाती है, और संस्कार का टक्कर होता है। तो कारण क्या होता है, इतने सारे नुकसान का कारण क्या होता है कि हमको बैलेंस और मोल्ड करने की शक्तियां नहीं। अगर ये दो शक्तियां आप में आ गई तो आप सर्वगुण संपन्न भी बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण, जो भी 5 बातें हमने सुनाई ना, वो सब आप में बहुत सहज है। और जैसा समय, मानो कोई कहता है हमको, कोई भी बात हो जाती है, तो उसमें हमको समय प्रमाण अपने को मोल्ड नहीं करने की शक्ति होती है ना, तो मैं अपने संस्कार के वशीभूत होकर के, मानो मेरा रमणीक स्वभाव है या मेरा शांत का स्वभाव है, 2 ही स्वभाव होते हैं ना, कोई 3-4 स्वभाव होते हैं मुख्य। एक होता है शांत स्वभाव, एक होता है रमणीक, और एक होता है बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव, जो बात भी अच्छी होंगी लेकिन वो चिढ़ता ही रहेगा। उस स्वभाव होता है ये कोई नेचर जिसको कहते हो आप, तो हमेशा चिढ़ता रहेगा, अच्छी बात भी चिढ़ता रहेगा। तो कोई नेचर होती है किसकी, चिड़चिड़ापन की जैसे, और कोई जो होती है उसकी नेचर मुख्य 3-4 जो नेचर होती है, हर बात में कंफ्यूज होता रहेगा। कोई छोटी भी बात होंगी ना, यहाँ से गिलास उठा के यहाँ गिलास रखना है, भाई ये क्या बड़ी बात है, लेकिन कंफ्यूज होने वाला इसमें भी होगा, यहाँ से यहाँ क्यों रखूं, ये यहाँ रखना चाहिए, यहाँ क्यों रखा। तो ये एक नेचर होती है कंफ्यूज होने की। तो वो जो नेचर होती है वो हमारी समय प्रति समय काम करती है। वो ऑटोमेटिकली समझो एक जन्म की नेचर किसकी होती है, लेकिन अब भी हमारी ये नेचर्स नहीं है, संस्कार नहीं है, अब भी हमारा नया जन्म हुआ है। कई बाबा ने सुनाया था, तो कई ऐसे ब्रह्मा हम लोगों में से ही कोई भाई बहने ऐसे हैं जो अपने को बचाने के लिए, अपनी गलती न मानने के बचाव का साधन यही है कि मेरी गलती नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरी नेचर ऐसी है, मेरा स्वभाव है। तो ये बचाव का साधन बना देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कहेंगे क्या करूं, मेरा बचपन से नेचर ही रमणीक है ना बहन जी, मेरी फैमिलियरिटी नहीं है लेकिन मेरी नेचर रमणीक है।
लेकिन नेचर रमणीक है, लेकिन समय पर नेचर रमणीक करनी है, समय पर गंभीर करनी है, वो मोल्ड करने की शक्ति नहीं है, तो इसीलिए वो नुकसान हो जाता है। और वास्तव में अगर हम देखें तो हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी नेचर ही ये है ना। अभी हमारा नया जन्म है, वो पास्ट जन्म की नेचर है। आप समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो वो पास्ट जन्म की नेचर है, शूद्र की नेचर है, शूद्र जन्म की। और अभी जो हमारी नेचर होंगी ब्राह्मण जीवन की, वो रमणीक भी होंगी तो ज्ञान सहित होंगी, गंभीर भी होंगी तो ज्ञान सहित होंगी। ऐसे नहीं कि रमणीक ऐसी है जो जिस समय शांत करो उस समय भी हंसता रहेगा, तो वो कोई रमणीक नहीं हुआ, वो बिना ज्ञान के रमणीकता है, वो नुकसान है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पास्ट जन्म की नेचर को मेरी नेचर नहीं कहो। उस दिन भी बाबा ने कहा तो ये दूसरे रावण राज्य की देन है। ये ऐसी उल्टी नेचर, ये रावण राज्य की नेचर है, तो मेरी कैसे हुई? ये तो पराई है। मेरी कैसे हुई? मेरी हुई क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण की नेचर, ब्राह्मण के स्वभाव, ब्राह्मण के संस्कार, ब्राह्मण की विशेषता, जो ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की, वो हमारी। ठीक है ना? हाँ, क्लियर? हाँ। तो इसीलिए हम ये शब्द नहीं कह सकते हैं कि मेरी नेचर, मेरा संस्कार ऐसे हैं, मेरी आदत ऐसे हैं। आदत जो ब्राह्मण जीवन की आदत है वो मेरी आदत है। तो पिछला अगर हम ऐड करते हैं ब्राह्मण जीवन में, तो आधा ब्राह्मण बन के आधा शूद्र बन गए, आधा आधा, न वो रहे, न शूद्र रहे, न ब्राह्मण रहे, मिक्स। तो वो जीवन जो है ना, उसमें कभी भी आप खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस समय हमारी जो नेचर है, हमारे जो स्वभाव संस्कार हैं, वो वास्तव में जो ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो हमारे कर्म के सैंपल है वो ब्रह्मा बाबा है। साकार शरीरधारी है ना ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो है निराकार। अभी निराकार को कर्म में तो हम फॉलो नहीं कर सकते ना, को निराकार तो आता है थोड़े टाइम के लिए, मुरली चला के चला गया। लेकिन साकार ब्रह्मा बाबा जो है वो सारे ही 84 जन्मों के चक्कर में आता है हमारे साथ साथ। उनको ही हम फॉलो करते हैं। पूज्य वो बनता है तो हम भी पूज्य बन जाते हैं, और वो पुजारी बनता है हम भी पुजारी बन जाते हैं। तो सारे 84 जन्म जो हम फॉलो करते रहे हैं वो ब्रह्मा बाबा को, साकार बाबा को। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का जो स्वभाव, जो संस्कार, वही वास्तव में हमारा स्वभाव और संस्कार। तो बाबा का स्वभाव जो है वो आपने जीवन कहानी में पढ़ा होगा। बाबा की नेचर क्या थी, ब्रह्मा बाबा की, वो कहानियां तो आप लोगों ने समय प्रति समय, विशेषता यही कला बाबा की थी, जो बच्चे से बाबा मिलेंगे ना, जैसा समय होगा वैसा रूप धारण करेंगे। समझो किसको अभी सखा रूप में बहला रहा है तो सतगुरु के रूप में बाबा दिखाई नहीं देगा। चाहे इतना बाबा बुजुर्गपन था, लेकिन बच्चों के साथ जिस समय बात करता था ना, तो इतनी बड़ी बुजुर्ग बॉडी दिखाई नहीं देती थी, जैसे ऐसे ही लगता था बाबा भी बच्चों के साथ बच्चा ही हो गए। अगर बच्चों के साथ बच्चा नहीं हो करके खेले या उनको बहलाए तो बच्चों को फीलिंग नहीं आएंगी। छोटा बच्चा भी बाबा के पास जाता था ना, हमने देखा है प्रैक्टिकल में। छोटा बच्चा बाबा से मिलके आएगा ना तो कहेगा ये बाबा तो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है बाबा। उसको इतनी फीलिंग आती थी, हम कहते थे तुम्हारा काय का है, हमारा है, हम यहाँ रहते हैं, तुम तो अभी आए हो सिर्फ 3 दिन के लिए। तो भी वो कभी नहीं मानता था
तो हमारा बाबा नहीं है, तुम्हारा है। कहेंगे नहीं, पहले मेरा है बाबा। तो ये एक समझो कला है जो बाबा में देखी प्रैक्टिकल में, मोल्ड होने की भी और बैलेंस। वहीं बाबा हम लोगों को समझो, यहाँ क्लास में तो ऑफिशियल बाबा की मुरली चलती थी, बाबा की प्रवेशता और मुरली ऑफिशियल चलती थी। और फिर समझो हम यहाँ हाल से चैम्बर में जाते थे, बाबा के कमरे में होमली रीति से बैठते थे, उसको हम कहते थे मुरली के बाद चैम्बर में गए, तो उसको हम शब्द ये कहते थे। तो जब हम वो बाबा के कमरे में जाकर के बैठते थे और बाबा अभी अभी ऑफिशियल मुरली चला के आए, लेकिन चैम्बर में फिर बाबा ऐसा रमणीक रीति से हंसाएगा करेगा, अच्छा ये मुरली में था, फिर तुम लोगों ने कोई ऐसा टोटका बाबा बोलता था, हम लोग कहते थे बाबा आज ये टोटका आपने बहुत अच्छा बोला। तो फिर एक सखी के रूप से जैसे बाबा वहां हम लोगों से बहलता था। तो जैसा टाइम वैसा रूप बाबा रखता था, तो हम लोगों को फीलिंग आती थी। तो ऑफिशियल मुरली के टाइम जो बाबा का रूप था और अभी चैम्बर में जो हमारे से बाबा मुलाकात कर रहा है, उसमें रात दिन का फर्क। तो जैसा समय माने सखा रूप में बाबा हमसे बहलने चाहता है, तो ऑफिशियल सतगुरु के रूप में नहीं, जो हम कुछ बोल ही नहीं सके, लेकिन सखा हल्के रूप में बाबा हमारे से बैठे तभी तो हम भी बोल सकेंगे ना। वैसे ऑफिशियल बाबा जब दृष्टि देता है और ऑफिशियल मुरली चलाता है, उस समय कोई बोल सकता है? उस समय तो ऑफिशियल रूप से हम भी ऑफिशियल होते हैं। थोड़ा बाबा हल्का होके कहते हैं कैसे हो, ठीक हो, थोड़ा हंसाता है तो हम लोग भी हंसेंगे, नहीं तो ऑफिशियल रहेंगे। तो जैसा समय वैसा रूप धारण करना, यही कला की रीति। इसीलिए हमको जो संस्कार स्वभाव में भी एक दो के साथ ब्राह्मण परिवार में या लौकिक में सफलता का साधन जो है ना, वो यही। अब 2 शक्तियां अगर आपने धारण की तो आपने 16 कला आ गई। ऐसा नहीं। और क्या होगा जब हमारे में बैलेंस होगा ना, तो जहाँ बैलेंस होता है ना, एकाग्रता होती है बैलेंस। जैसे तराजू में भी देखो, तो तराजू का बैलेंस जब होता है तो कांटा क्या होता है, एकाग्र हो जाता है ना, टिक जाता है ना। तो जहाँ एकाग्रता होती है, बैलेंस होता है, वहाँ निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। जैसे मिसला आप देखो, पानी है, पानी अगर एकाग्र हो जाता है तो आपको जो भी पानी में चीज होंगी ना, वो स्पष्ट दिखाई देगी। और हिल रहा है पानी, चाहे कितना भी साफ हो, लेकिन हिल रहा है, तो आपको जो चीज जैसी पड़ी है वो स्पष्ट नहीं दिखाई। एकाग्रता आधार है निर्णय शक्ति, एक्यूरेट निर्णय शक्ति। तो बैलेंस में क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है वो बैलेंस के कारण एकाग्र हो जाती है। जैसे सागर में बहुत उछले आ रही है, तो आपको पता नहीं पड़ेगा, अंदर इतनी मोटी बड़ी चीज भी पड़ी हो ना, दिखाई नहीं देंगी। और किनारे पर जब वो पानी आकर के एकाग्र हो जाता है, तो आपको जो भी चीज होंगी वो स्पष्ट दिखाई देगी। तो बुद्धि की एकाग्रता, योग हम क्यों लगाते हैं? हमारे को योग से शांति क्यों मिलती है, शक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा योग से बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो इसमें भी स्वभाव हमारा जो है ना, बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो हमारा स्वभाव भी जैसे एकाग्र होता है, कभी वो हलचल में नहीं आता है। और उसमें दूसरा जो मेरे से कुछ चाहना रखता है, क्यों एक दो में टक्कर होता है? क्योंकि जो वो चाहता है वो मैं नहीं समझ करके उसको पूरा कर सकती हूँ, इसीलिए एक दो में टक्कर होता है। समझ नहीं सकती है ना एक दो के भाव को, तभी संस्कारों का टक्कर। तो इसी कारण अगर हमारी निर्णय शक्ति ठीक होगी
और निर्णय शक्ति का आधार हमने सुना है आपको, बैलेंस से एकाग्रता। तो एकाग्रता की शक्ति आने से एक तो हमारा बुद्धि का वेस्टेज सारा खत्म हो जाता है। एकाग्र हो गए ना तो हलचल खत्म, व्यर्थ संकल्प की, व्यर्थ एनर्जी की, ये सारी वेस्ट खत्म हो जाती है, शांति आ जाती। वैसे भी देखो आप लोग, कभी भी कोई बहुत सोचने का, कोई फैसला लेने की बहुत गंभीर बात होती है ना, तो एक दो में क्या कहती है, शांति से बैठ करके सोचो, ऐसे चलते चलते नहीं सोचने की बात है, शांति से बैठ करके सोचने की बात है। तो शांति में क्यों कहते हैं बैठ करके सोचने की बात है, क्योंकि एकाग्रता है। ये चलता भी रहेगा, ये बोलता भी रहेगा, तो एकाग्रता नहीं होती है ना बुद्धि की, इसलिए निर्णय ठीक नहीं हो सकता। तो बैलेंस से एकाग्रता से जो निर्णय शक्ति बढ़ती है, इससे हमको समय पर, जैसा समय पर हम स्वरूप बनाने चाहे, जो संस्कार हम अपना इमर्ज करने चाहे, उस समय पर हमारा स्वभाव, संस्कार वैसा ही एक्ट करेगा जो मेरे को आवश्यकता है या दूसरे को। ये मिसअंडरस्टैंड का ही सारा मामला होता है। आप देखेंगे आधी खिटखिट जो होती है ना, वो बात कोई ऐसी नहीं होती है बड़ी, लेकिन मिसअंडरस्टैंड छोटी बात को बड़ा कर देती, और मिसअंडरस्टैंड के कारण ही आपस में कई बार खिटखिट भी हो जाती है। तो मिसअंडरस्टैंड क्यों होती है? क्योंकि निर्णय पूरा नहीं। और बुद्धि जो है, मिसअंडरस्टैंड होती तभी है जब मेरी बुद्धि अनेक तरफ घूमती रहती है ना, बात मैंने सुनी अधूरी, बुद्धि मेरी चाहे मैं उसके सामने हूँ, लेकिन क्या होता है कि सामने होते भी मेरी बुद्धि और भी घूम रही है, कई जगह भटक रही है।